अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो ये है असलियत नॉवल एपिसोड 11। छुट्टियां खत्म होने में 2 दिन बाकी थे। वो अपनी पैकिंग कर रहा था जब जन्नत मोनी के साथ मिलने चली आई। कुछ देर तक बाहर खेलने के बाद मोनी चली गई तो जन्नत इसके पास आ गई। तुम इतवार को चले जाओगे? हाँ। कहाँ जाओगे? अपने हॉस्टल। कुछ देर तक वो तसव्वुर में हॉस्टल के मायने ढूंढती रही, फिर बोले, फिर तुम कब आओगे? अपनी किताबें बैग में रखते हुए वह लम्हे भर के लिए रुका, फिर इसने मुड़कर जन्नत को देखा। शराजी मेंशन, आजम शराजी, सर्वर क्वार्टर में इसका कमरा। अधूरा नाम लिए किसी मुलाजमा के यतीम बेटे की पहचान। ये तमाम अंधेरे एक तरफ और जन्नत का मुझसे रोशन चेहरा दूसरी तरफ। गर्मियों की छुट्टियों में आऊंगा, इसने कहा और बहुत दिल से कहा। फैसला करके इरादा बांध कर कहा। वादा? जन्नत की तसल्ली नहीं। वादा? पक्का वाला वादा? आंखों से ताई जाती वैसे कोई जीतती जाती लड़की लगी। हाँ, पक्का वाला वादा। वो हंसा, वो खिलौटी। इसके चेहरे पर एक साथ कई रंग और कई ख्वाब सज गए। हम पार्क जाएंगे और पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे और वहां दूर तक जाएंगे। इसने फिजा में हाथ बुलंद करके किसी तसव्वुराती वो बहुत सारा घूमेंगे फिरेंगे, मोनी काका और मैं और टीपू और तुम और सलीम। सलीम का जिक्र करते हुए कोई बात याद आई तो चेहरे के तासरात बदल गए। हम सलीम को नहीं लेकर जाएंगे, वो बाबा से मेरी शिकायतें करता है। ठीक है, इसने हामी भर ली। वो खुश हुई। किसी ख्याल के तहत वो राइटिंग टेबल की दराजें खींच कर कुछ ढूंढने लगा था, मतलूबा चीज ना मिलने का। पर इसने वार्डरोब का रुख किया। अब वो निचले खाने में कुछ देख रहे। जन्नत पंजों के बल इसके बराबर बैठ गया। जैसे वो कुछ ढूंढ रहा था तो वो भी देखे क्या ढूंढ रहा है। अंदर लकड़ी का बॉक्स रखा था जिसमें पूरे निकाल कर इसने फर्श पर रख दिया और वो चीजें अलग करने लगा जो इसे तोहफतन दे सकता था। हालांकि ऐसे अपने कॉलोनियल बचपन की अशिया बहुत अजीज थी। कहानियों की किताबें, ढेर सारे रंग मार्कर्स, चंद गाड़ियां भी थी जो छोटे साइज की थी, और एक खूबसूरत साखर रोल सा लकड़ी का बॉक्स है रंग का जिस पर हरूफ अलिफ की कैलीग्राफी की गई थी। स्लाइड करके खोलता था। अंदर 3 डायरीज पैक शुदा हालत में जो की त्यों रखी थी। इसने ये डायरीज पिछले साल काफी महंगी कीमत पर खरीदी थी, मगर बावजूद कोशिश के भी वो इसमें कुछ ना लिख सका। इसने वो बॉक्स जन्नत को दे दिया, भले से वो इन सबक को फाड़ कर जाया करे या सबक लेकर मशक खरीदे करे या ड्राइंग बनाते रहे। इसे परवाने थी, बस वो चाहते थे इनकी चीजों का इस्तेमाल करके। इसके पास तो हर तोहफा और हर चीज जो कि तू पड़ी रहती थी। जन्नत इतनी सारी चीजें देखकर बेपनाह खुश हुई। तुम बहुत अच्छे हो, बाबा से भी अच्छे। इसे जब अपनी शदीद खुशी का इजहार करना होता तो वो इसे नाना से ऊपर का दर्जा दे देती थी। वैसे तहाइफ के साथ घर छोड़कर आया तो वो कितनी देर तक इसका दिल बोझ रहा। बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के बाद ऐसे पहली बार हुआ था को वापस नहीं जाना चाहता। इसने खुद को हॉस्टल तक महदूद करके सिराजी मेंशन में कभी ना आने का फैसला 3 साल पहले किया था, मगर वो अब आना चाहता था, बार बार आना चाहता था। ख्वाहिश दिल की थी, लोगों पर नहीं ला जा सकती थी। ना ये इसका घर था, ना लोग इसके अपने थे, ना इसके एहसास की कदर थी, ना ख्वाहिशात की कोई मंजिल। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। इसे अपने रास्ते खुद से चुन नहीं सकता था, अपनी मंजिल खुद से मुतय्यन नहीं कर सकता था। रात का करवटें बदलते गुजर गई। दिन के उजाले में वो इस पर उदासी छाई रही। मुकम्मल तैयारी के साथ वो जब कमरे से निकला तो इसने स्याह रंग की 2 गाड़ियों को बैरूनी दरवाजे के सामने खड़े देखा। आगा अली जिस गाड़ी में इसका सामान रख रहा था वो गाड़ी सिराजुल खानदान के मकीनों के जरिए संभाल रहती थी। इसकी रफ्तार खुद खुद ब खुद मध्यम हो गई। गाड़ी के करीब पहुंचने इसके तासुरात मुकम्मल बदल चुके थे। वो स्पॉट चेहरे के साथ अब दूसरी गाड़ी में को देख रहा था। शीशे से थे, मगर वो जानता था गाड़ी की अकबी नशीस पर कोई मौजूद था। सिक्योरिटी सख्ती ने अंदाजा लगाया जाता था कोई अहम शख्सियत ही थी। हारून शराजी, आजम शराजी, या फिर बैठो। आगा अली ने अपनी नशीस का दरवाजा इसके लिए खोला तो वो बैग दाहिने कंधे से लटकाए अपनी जगह खड़ा रहा। आपकी जीप कहाँ है? खराब है, मैकेनिक को ठीक करने के लिए दी है, कुछ दिन लग जाएंगे। फारिस अपनी जगह से इंच तक नहीं हिला। निगाहें आगा अली के चेहरे पर जमी रही। बराबर वाली सीट की गाड़ी की शीशा से किसी ने इसकी तरफ एक बेजाज नजर डाली, फिर हेडफोन कतर पर ठहरा कर नोट पैड पर कुछ लिखते हुए इसने कैन से घूंट भरा। मुलाजमों के बच्चे इन गाड़ियों में सफर कर सकते हैं? और गाड़ी से बाहर ऐन सामने फारिस वजदान आगा अली से पूछ रहा था। जी साहब ने इजाजत दी है। और साहब ने जाने कैसे इजाजत दी थी? इससे मजीद कोई सवाल ना किया। वो गाड़ी में सवार होता आगा अली ने मुस्कुराकर दरवाजा बंद कर दिया। ड्राइविंग सीट पर ब्लैक टू पीस सूट में मलबूस एक शख्स बैठा था। पसीने सीट पर इसके जैसे एक लेम गार्ड ने संभाल रखी थी। बैक व्यू मिरर से एक नजर इसे देखते गाड़ी स्टार्ट कर दी। बैरूनी आते से निकल कर गाड़ी मरकजी शाहराह की तरफ बढ़ते इसने बुलंदी से दूर तक फैलते सब्जे को देखकर डॉक्टर मुस्तफा का मकान से वादा नजर आया। इसे जन्नत का ख्याल आया तो वो सोच कर मुस्कुराया और किस्मत से देख कर मुस्कुराई। रास्ता जुटाया, मंजिल अंधेर हो गए। कुछ ख्वाब आंखों में ठहर कर कुछ मुंतशिर होकर बिखर गए। उम्मीद कायम थी, इंतजार दायम रहा, मगर गर्मियों की वो छुट्टियां कभी नहीं आई। वारिस वजात ने जो वादा जन्नत कमाल से किया था वो कभी पूरा नहीं हो सका, और वो तमाम तुम यादें हैं, लम्हे और अशिया इसके सामने बिखरी पड़ी थी, मुंतशिर टूटे बिखरे ख्वाबों की तरह। किसी भूली बसी याद की मुबहम धुन में मलफूफ और जख्मों से चूर होकर तलवार वैसे ही मजबूत है। हल्का सा रंग उठ चुका था। वुडन बॉक्स पुराना लग रहा था। हरूफ
एफ की कैलीग्राफी की गिर्द चिस्पा स्टिकर्स महज इस निशानी के तौर पर रह गए कि इन्हें उतारने की नाकाम कोशिश की गई थी। डॉक्टर मुस्तफा और उनकी नवासी की यादगार तस्वीरें वुडन फ्लोर पर यहाँ वहाँ बिखरी थी। वो हर तस्वीर में इनके कंधे से कहीं ऊपर सीने से लगी फिरती और तस्वीर की जानदार मुस्कुराहट शायद रंग आंखों से तिलकती नजर आती। इसने 3 डायरीज दी थी और इनमें से सिर्फ एक ही इसके कदमों में पड़ी थी। इस नेमत का कपकपाते हाथों से डायरी उठा ली। वो 7 साल जन्नत की ड्राइंग्स देखने की तवक्का कर रहा था, मगर डायरी के सफ़े गुज़रे वक़्त के इन हकायतों और महसूसात से परे थे, जिन्हें बयान करने का जन्नत को कभी मौका ही नहीं मिला। वो गम जो इसे लहरान करते थे, वो महरूमियत जो इसे पनाह करती, वो तन्हाई जो इसका मुकद्दर हो गई थी, वो खौफ जो इसके हवासों पर सवार रहने लगा था, लम्हे अज़ियत भरे बातें और एहसास इसने हर बार दर्ज कर रखे थे और खुद को अधूरा, नाक़िस और नामुकम्मल समझती। सारे एतराज़ एक इसने सफ़र पर धरे दिए थे, हर दर्द को अमल कर दिया था, हर दुःख को सजा दिया था। कहीं गम रफ़ लकाई से झिलकता और कहीं मौत की ख्वाहिश करती किसी बारह से लड़खड़ाती। ईश्वर के घर ज़िंदगी की जहन्नुम थी और माँ का रवैया किसी ज़हनी अज़ियत से कम नहीं था। ऐसे में इसने हर जगह नाना को याद रखा था और वो होते तो इसकी ज़िंदगी ऐसी ना होती। वो दुआ करते थे कि यकीनन महरूमियत टल जाती, मोहब्बतें रह जाती, हालात ऐसे ना होते, सज़ाएँ ऐसी ना होती। ना किरदार पर बात आती, ना कत्ल का इल्ज़ाम लगता, ना अल्लाह के इरादों पर कोई सवाल उठाता, ना कोई तकब्बुर के दलदल में उतरते हुए खुद को खुदा कहता। हाँ, वो ऐसे ही थे, हर सर के आगे ढाल बन जाते, घड़ी-घड़ी सुनाकर लाजवाब कर देते, नाना यकीनन से बचा लेते, किसी बात ही पे छुपा लेते। उन्होंने पहले भी यही किया था और अब भी यही करते, मगर वो नहीं थे इनके जैसे किसी ने ना चाहत की थी, ना इनके जैसा किसी का रवैया था। रिश्तों के मामले में खुद को बदकिस्मत और मोहब्बत के मामले में खुद को बदनसीब समझती। वो हर बार अब इसे पढ़ता जा रहा था, वो खुद को लिख-लिख कर मिटाती जा रही थी। डायरी का सफ़र डॉक्टर मुस्तफा की वफ़ात से शुरू होकर बुरहान से तलाक पर ख़त्म हो गया। आगे के तमाम सफ़र बहुत साफ और खाली थे, ऐसे जैसे ज़िंदगी बस थी बुरहान तक। बुरहान से तलाक और माँ की वफ़ात तक, इसके बाद आगे कुछ न था। इसने बेध्यानी में कई सफ़े पलट डाले, मगर कहीं भी इसका ज़िक्र न था, ना नफ़रतों की निशानदही थी, ना नज़ियतों का हवाला था। ऐसे जैसे इसकी ज़िंदगी में फ़ारिग़ मिज़ान आया नहीं, इसकी दूसरी शादी नहीं हुई थी, इसे दूसरा घर नहीं मिला था। सतरें खाली थी, खाली ही नहीं थी, मगर गुज़िश्ता 5 माह फ़ारिस फैज़ान की आँखों में समा गए। वक़्त रुक गया, मंज़िल बदलते जा रहे थे। जो कुछ सुन चुका हूँ, वो सब मम्मी को बताऊँगा तो वो क्या सोचेंगी? एक ऐसी लड़की को बहू बना बैठी हैं जो इनफर्टाइल है, जिसने अपने स्वतंत्र बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, जिसके ख़ानदान के लोग उसे छूत की तरह ट्रीट करते हैं, जो अपनी माँ की मौत का सबब बनी है। अपने साथ के किले में महसूर वो अपने आप में फ़ना होने लगा। तुम्हारी एक मुश्किल आसान कर देता हूँ। जिस दिन मैं तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता दिखाऊँगा, इस दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतनी रकम होगी कि तुम अगले 15 सालों तक घर में बैठकर आराम से उड़ाओगी। तो दिन खत्म नहीं होंगे, तो ये सोचना छोड़ो कि तलाक के बाद तुम्हारा क्या बनेगा। ज़रूरत मिलेगी तो भूल जाओगी। बुरहान कौन था, फारिस कौन था, किस कदर कोशिश से वोट खड़ा हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, अपने एक्स हस्बैंड के घर पेच खाई है तुमने। मुश्किल कदम उठाते हुए वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गया। वैसे तुम्हारी ये अदाएँ तुम्हारे पहले शोहर के काम नहीं है। मेरा मतलब है तुम इसके साथ 5 साल रही हो, 5 साल का अरसा कोई मज़ाक नहीं है। इसके बावजूद तुम्हें तलाक हुई। सीने पर कोई शकील शय आन पड़ी, तनफ़्फ़ुस भारी होने लगा। दस्तक देकर इसने मिसेज़ सिराजी के बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बिल्कुल खामोश थी। आहट पर सर उठाए इसकी तरफ मुतवज्जह ज़रक़ार रोशनी में उन्होंने इसका हुलिया, इसकी आँखें, इसके तासुरात देखे और परेशान हो गए। वो आहिस्ता से कदम उठाते इसके पास आकर बैठ गया था। इसकी आँखें बेतहा सुर्ख़ हो रही थी, चेहरा कर्ब की अक्कासी कर रहा था। मैंने ये शादी आपके लिए की थी, मैं इसे निभाना नहीं चाहता था। मिसेज़ सिराज दुःख और सदमे से देख कर रह गईं। मैंने इसे बहुत बार कहा ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। इसका चेहरा आंसू से मुकम्मल तर हो चुका था। मैंने कहा, जब तक मम्मी है तब तक तुम यहाँ आओ। मिसेज़ सिराज की आँखों में कर्ब था, आँखें दिखला गईं। मैंने इसे ख़ौफ़ दिखाया, मैंने इसे गर्दन से पकड़ा था मम्मी, मैंने इसे बहुत नफ़रत दिखाई। बहुत ज़्यादा नफ़रत दिखाई, इसकी आवाज़ काँप रही थी, चेहरा सुर्ख़ हो रहा था। वो सारी रात फर्श पर बैठकर रोती रही, मैं आवाज़ सुनता रहा मगर मैं नहीं गया। हालाँकि जब वो छोटी थी और रोती थी तो मैं फ़ौरन जाता था। वो इनके गुस्से और नाराज़गी की परवाह किए बगैर रोंदी आवाज़ में सब कहता जा रहा था। वो सिद्रा की शादी पर नहीं जाना चाहती थी, मैं इसे ज़बरदस्ती लेकर गया था। वो मेरे साथ वापस आना चाहती थी, मैं इसे इन लोगों में ही छोड़कर आ गया था। इसने मुझे फ़ोन किया, मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया। इसने रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने सुने बगैर नंबर ब्लॉक कर दिया। ये मेरी नफ़रत थी मम्मी और मैं आप मुझसे पूछ रही थी इसने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? वो मेरा इंतज़ार कैसे करती? वो घर छोड़ने से पहले मेरे लिए वैसे रुकती। मैं तो कभी नहीं रुका इसके लिए, मैंने तो कभी इंतज़ार नहीं किया। मुझे सिराजी से अज़ियत और बेबसी से देख कर रह गया। मैं यूँ टूटा हुआ था जैसे कभी जुड़ नहीं सकेगा। यूँ बिखरा हुआ था जैसे से कभी सिमट नहीं सकेगा। लेकिन आप मेरा यकीन करें इसने मिसेज़ शाज़ी के हाथ थामे मैं कोशिश कर रहा था। मुझे खुद नहीं पता था लेकिन मैं बदल रहा था मम्मी मैं इसे अपना रहा था। एकदम से वही 7 साला फ़ारिस हो गया था जो अपने कहता जा रहा था, रोता जा रहा था। एक-एक करके सारे सिक्के वो उनकी हथेलियों पे धर देता था, सारे गम सुना देता, सारी महरूमियत दिखा देता। वैसे बहाव में भरती थी तो वो पुरसुकून हो जाता था, मगर आज इसके सीने से लगकर वो भी बेसुकून हो रहा था।
मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता था, मैं दोबारा मोहब्बत नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा दिल, मम्मी मेरा दिल, वो अपनी तमाम तर हिम्मत और चट्टान हौसले के साथ रेजा रेजा होकर ऐसे बाहों में सिमटते सिमटते वो खुद भी आपदीदा हो गई। ये इसके आस पास अब सिर्फ अंधेरे और थे और माजी था, जन्नत थी और इसका रवैया था, इसकी उम्मीद थी, इसका यकीन था, कितने मान से वो इसका हर काम करती थी, कितनी उम्मीद से वो इसके आगे पीछे फिरती थी, कितने सब्र से वो इसकी हर कड़वी कसेली बात सह जाती थी। यकीन था वो बदल जाएगा, ऐसे यकीन था वो इसका पत्थर दिल मोम कर लेगी, और जब यकीन असर करने लगा था वो घर छोड़ के चली गई थी। इसने तलाक और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का जिक्र खत्म कर दिया, मगर उसके ज़हन से ना निकाल सका, अपने फैसले बदलने लगा, मगर अपने इरादों से आगाही ना दे सका। इसकी है अनायत सजा, हर मेहरबानी इंतकाम, मगर वो चाह कर भी इसकी गलतफहमी दूर नहीं कर सका। मामला दिल के थे, जो दिल तक रह के, लफ्ज़ी इज़हार तो कहीं भी नहीं था, ना आवाज़ से उम्मीद ज़ाहिर होती थी। वो खुद अपने एहसासात से बेखबर था। मामलात दिल के थे और दिल तक रह गए थे, लफ्ज़ी इज़हार तो कहीं भी नहीं था, ना एमाल से उम्मीद ज़ाहिर हुई। वो खुद अपने एहसासात से बेखबर रहता, इसे कैसे खबर देता? वो खुद को मायूसी के दलदल में धँसा हुआ था, इसे कैसे उम्मीद दिलाता? वो एक अनाम थी, बेशुमार ख़सारे नुकसानात के बाद इसके हिस्से में आई थी। वो इसका नसीब थी, इसकी राहत, इसका सुकून, जिसे वो अपने हाथों से गँवा बैठा था। खुद एहसाबी की दो धारी तलवार पर कदम धरते हुए वो वापस पलट रहा था, मगर पीछे ना ख़त्म होने वाली खालिश और कसक के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा था। कभी